Hi learners, welcome back to my channel. It's me Shruti. कैसे हैं आप सब? If you remember last के लेक्चर में हमने डील किया था about inflation और इस सीरीज में भी हम उसी को कंटिन्यू करेंगे और आगे another types of inflation के बारे में जानेंगे and at the same time हम डील करेंगे some of the basic concepts of inflation. ठीक है, तो let's revise. हमने पढ़ा था what is inflation. See, इन्फ्लेशन एक सिचुएशन है व्हेन देयर इज कंटिन्यूअस राइज इन द प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जब गुड्स एंड सर्विसेज वस्तु और सेवाओं के मूल्य का एक कंटिन्यूअसली बढ़ना उसे हम कहते हैं इन्फ्लेशन। कंटिन्यूअस राइज इन द प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इन्फ्लेशन के कॉज ऑफ अकरेंस कि किस वजह से इन्फ्लेशन आया है इकोनॉमी में, उस वजह से हमने इन्फ्लेशन को 3 टाइप्स में डिवाइड किए थे। कितने टाइप्स में डिवाइड किए थे? 3 टाइप्स में। डिमांड पुल, कॉस्ट पुश एंड स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन। इसको हमने डिटेल से लास्ट के लेक्चर में जानना था। अगर आपने इस लेक्चर को मिस किया है तो जाके उसे देखिए, डिटेल में कवर किया गया है इन तीनों को। ठीक है, नाउ ऑन द बेसिस ऑफ रेट्स, बेस्ड ऑन रेट्स इन्फ्लेशन को भी हम कुछ कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहला कैटेगरी है क्रीपिंग इन्फ्लेशन। क्रीपिंग वर्ड से ही आप समझ गए होंगे, किसी चीज का धीरे धीरे चलना, स्लोली स्लोली चलना, क्रीप करके चलना, उसे कहते हैं क्रीपिंग इन्फ्लेशन। ठीक है, तो व्हाट इज क्रीपिंग इन्फ्लेशन? क्रीपिंग इन्फ्लेशन रिफर्स टू अ सिचुएशन इन विच इन्फ्लेशन, सॉरी यहाँ पे इंफॉर्मेशन लिखा गया है, प्रिंटिंग मिस्टेक, आप इसे इन्फ्लेशन कर लीजिएगा, इन्फ्लेशन। हाँ, it refers to a situation in which inflation remains well within control and moves at an extremely slow pace. जब इन्फ्लेशन बहुत धीरे 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 बढ़ता है उसे हम कहते हैं क्रीपिंग इन्फ्लेशन। का जो रेट होता है ना बहुत स्लो होता है, उसे कहते हैं क्रीपिंग इन्फ्लेशन। इट इंक्रीजेस एंड एट ए एक्सट्रीमली लो पेस, मतलब बहुत धीरे 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 चलता है। It increases at the rate of 1% to 3%. जब इन्फ्लेशन 1% से 3% के बीच में अ ईयर बढ़ता हो तो उसे कहते हैं क्रीपिंग इन्फ्लेशन। मतलब जैसे कि किसी चीज का दाम अगर 100 रुपीज है, नेक्स्ट ईयर उसका दाम अगर 101 हो, 102 हो, 103 हो, तो क्या ये इसको कहेंगे क्रीपिंग इन्फ्लेशन। और अगर इससे ज्यादा हो तो इसको अलग क्लासिफिकेशन देंगे। और एक चीज मैंने बताया था कि इन्फ्लेशन का रहना इकोनॉमी के लिए अच्छा होता है, बट एक विद इन कंट्रोल में। तो क्रीपिंग इन्फ्लेशन का हमारे इकोनॉमी में होना अच्छा माना जाता है, क्योंकि कुछ लेवल ऑफ इन्फ्लेशन का होना किसके लिए, इकोनॉमी के लिए अच्छा होता है। तो इट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेवलप्ड इकोनॉमीज। डेवलप्ड इकोनॉमीज का क्या कैरेक्टरिस्टिक है? क्रीपिंग इन्फ्लेशन, क्योंकि डेवलप्ड इकोनॉमी में इन्फ्लेशन विद इन कंट्रोल होता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, वॉकिंग और ट्रोटिंग इन्फ्लेशन। सी, it refers to form of inflation which remains above 3% and up to 10%. जब इन्फ्लेशन 3% to 10% हो अ ईयर तो उसे हम क्या कहेंगे? वॉकिंग इन्फ्लेशन। उसको क्या कहेंगे? वॉकिंग इन्फ्लेशन। क्रीपिंग इन्फ्लेशन जब 1 to 3% हो तब क्रीपिंग इन्फ्लेशन, जब 3 to 10% हो तो वॉकिंग इन्फ्लेशन। और creeping inflation was a characteristic of developed economy और walking inflation is a characteristic of डेवलपिंग इकोनॉमी। डेवलपिंग इकोनॉमी में क्या होता है ना, हमने बताया था ना, डिमांड ज्यादा होता है। डिमांड ज्यादा होता है तो क्या होता है, डिमांड के बढ़ने के कारण क्या हो जाता है, इन्फ्लेशन आता है इकोनॉमी में। ठीक है, तो वो जो 3 to 10% के इन्फ्लेशन किसका कैरेक्टरिस्टिक है? डेवलपिंग इकोनॉमी का। ओके, नाउ रनअवे इन्फ्लेशन। इट रिफर्स टू इन्फ्लेशन इन विच इन्फ्लेशन इज अबव 10 and up to 30%। जब इन्फ्लेशन 10% से 30% के बीच में हो उसे हम कहते हैं रनअवे इन्फ्लेशन।
उसे हम क्या कहते हैं, रन अवे इन्फ्लेशन। 10 to 30% बहुत ज्यादा ही हो गया, इतना होना किसी भी इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं होता है। हियर इन्फ्लेशन स्टार्ट्स गोइंग आउट ऑफ कंट्रोल। क्या होता है, इन्फ्लेशन कंट्रोल से बाहर, अब धीरे धीरे वो क्या होता है ना कि अलग ही फॉर्म में जाने लगता है। जब इन्फ्लेशन 10 to 30% होने लगे तो इकोनॉमी के लिए ये क्या होता है, अच्छा नहीं होता है, और ये आगे किस में कन्वर्ट हो जाता है, हाइपर इन्फ्लेशन। जब इसको रन अवे इन्फ्लेशन को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं तो वो क्या बन जाता है, हाइपर इन्फ्लेशन। हाइपर इन्फ्लेशन एक इकोनॉमी को तबाह कर देता है, वो पूरी तरह फेल हो जाता है इकोनॉमी, उसको कहते हैं हाइपर इन्फ्लेशन। हमने कौन कौन सा टाइप पढ़ा, क्रीपिंग इन्फ्लेशन, टॉटरिंग इन्फ्लेशन, रन अवे इन्फ्लेशन एंड हाइपर इन्फ्लेशन। हाइपर इन्फ्लेशन को कभी कभी हम लोग गैलपिंग इन्फ्लेशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, गैलपिंग इन्फ्लेशन। इस इन्फ्लेशन में क्या होता है, इसके कारण ना इकोनॉमी फेल कर जाती है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाता है इकोनॉमी के लिए। ये कभी भी हमारे इकोनॉमी के लिए, किसी भी इकोनॉमी के लिए हाइपर इन्फ्लेशन का होना अच्छा नहीं होता है। ठीक है, नाउ ये तो था ऑन द बेसिस ऑफ रेट्स एंड ऑन द बेसिस ऑफ कॉज। हमने दोनों टाइप को डिस्कस कर लिया, इन्फ्लेशन के टाइप्स को हमने खत्म कर दिया। नाउ अब इन्फ्लेशन से रिलेटेड कुछ कीवर्ड्स हैं जिसको समझना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। सी, इन्फ्लेशन से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट्स को आज हम डील करेंगे। क्या होता है, एक टॉपिक, एक कीवर्ड होता है डिफ्लेशन। सी, डिफ्लेशन किसे कहते हैं, डिफ्लेशन होता है, इट इज द ऑपोजिट ऑफ इन्फ्लेशन। डिफ्लेशन क्या होता है, इन्फ्लेशन का सीधा ऑपोजिट, नाम से ही जान रहे हैं वहां इन्फ्लेशन और ये डिफ्लेशन। ठीक है, इसमें क्या होता है, इन्फ्लेशन में होता है कॉन्टिन्यूअस राइज इन द प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। डिफ्लेशन में क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस डिक्लाइन इन द प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इन्फ्लेशन में प्राइसेस बढ़ता है, डिफ्लेशन में क्या होता है, प्राइस घटता है। डिफ्लेशन अकर्स व्हेन प्राइसेस ग्रो एट अ रेट लेस देन जीरो। देखिए, इन्फ्लेशन में प्राइस बढ़ता है, डिफ्लेशन क्या होता है ना कि जब जीरो से भी कम रेट में प्राइस बढ़े। मतलब इसका क्या मतलब है कि कोई चीज मान लीजिए हम 10 रुपए में बेच रहे थे, उसका दाम घट के 10 से कम हो जाए, लेस देन 10 हो जाए, तो उसको कहते हैं हम डिफ्लेशन। जब किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज का दाम गिरने रहे, कंटिन्यूअसली गिरते जाए, तो उसे हम क्या कहते हैं, डिफ्लेशन। क्या कहते हैं, डिफ्लेशन। डिफ्लेशन उल्टा होता है इन्फ्लेशन का। ठीक है, नाउ सी, जैसे कि हमने पढ़ा था इन्फ्लेशन के क्या क्या रीजन होते हैं इन्फ्लेशन का होने का, उसी तरह डिफ्लेशन के होने के भी कुछ रीजंस होते हैं। सी, इफ डिमांड रिमेन स्टडी बट सप्लाई एक्सीड्स द डिमांड। डिफ्लेशन कैसे होता है, देखिए मैं इस थ्योरी को अच्छे से समझाती हूँ। जब डिमांड जितना था, मान लीजिए हमारा डिमांड था 10 गुड्स का, ठीक है, 10 गुड्स का हमारा डिमांड था, 10 गुड्स, डिमांड रिमेन स्टडी, मतलब जो डिमांड है वही है, बट सप्लाई एक्सीड्स द डिमांड। 10 गुड्स का हमारा डिमांड था, सप्लाई क्या हो गया, मान लीजिए 100 गुड्स। तो यहां क्या हो गया, सप्लाई एक्सीड्स द डिमांड। जब भी सप्लाई बढ़ जाएगा किसी चीज का और डिमांड घट जाएगा, 100 यूनिट किसी चीज का बना हुआ फैक्ट्री में रखा हुआ है और हमें बस 10 यूनिट चाहिए, तो क्या करेगा, जो इंडस्ट्री का ओनर है या जो फर्म ओनर है, वो क्या करेगा, उसके प्राइस को कंटिन्यूअसली गिरने लगेगा उसका प्राइस, क्योंकि सामान हमारे पास ज्यादा है और खरीदने वाले कम हैं। तो ये प्रैक्टिकली भी आपने देखा हो कि जब चीजें ज्यादा होती है, इसमें देख लीजिए ना, जब हम मान लीजिए कोई वेजिटेबल एग्रीकल्चर में कोई खेती होती है, किसी साल अगर प्याज की खेती ज्यादा हो गई तो प्याज का दाम हम हमेशा देखते कि वो क्या होता है ना, अचानक से गिर जाता है, क्योंकि सामान ही इतना ज्यादा है और खरीदने वाले कम है। सिमिलरली जब
किसी भी गुड्स का डिमांड कम हो जाए, डिमांड कम हो या फिर जो डिमांड है उतना ही रहे और सप्लाई बहुत बढ़ जाए, सप्लाई क्या हो, बहुत बढ़ जाए, तो क्या होता है ना कि प्राइस गिरने लगता है। तो वन ऑफ द कॉज क्या होता है डिफ्लेशन का, डिफ्लेशन इफ डिमांड रिमेन स्टडी बट सप्लाई एक्सीड्स द डिमांड। ठीक है, ये क्लियर। नाउ deflation may occur because of falling of demand and supply remains the same. Now first reason कि इस तरह से हो सकता है, और मान लीजिए सेकेंड रीजन क्या है, सेकेंड रीजन क्या है, बिकॉज फर्स्ट रीजन में डिमांड रिमेन्स द सेम, डिमांड क्या था, सेम था। अब क्या है कि डिमांड जो सप्लाई है, मान लीजिए 100 गुड्स को फिर हम लेते हैं, 100 गुड्स का सप्लाई, 100 गुड्स का सप्लाई है, वो तो उतना ही रहेगा, 100 गुड्स ही रहेगा। बट हम जो डिमांड कर रहे थे ना, हम मान लीजिए डिमांड कर रहे थे 10 गुड्स का, वो कम हो जाए, मीन्स हम अब 5 गुड्स हमें चाहिए, एक सेकेंड, अब हमें 5 गुड्स चाहिए होगा, तो क्या होगा उस केस में भी डिमांड, उस केस में भी क्या होगा, प्राइसेस कम हो जाएंगे। ठीक है, पहले हम डिमांड करते थे 10 गुड्स, अब हम डिमांड करने लगेंगे 5 गुड्स, तो उस सिनेरियो में भी हमारा क्या होगा, प्राइस डिक्लाइन करने लगेगा। तो डिफ्लेशन का होने का जो रीजन है वो दो है, एक या तो सप्लाई बहुत ज्यादा बढ़ जाए, या हम सप्लाई वही रहे लेकिन हम चीजों का डिमांड कम कर दें, हम चीजों को पहले की तरह, हमें मान लीजिए पहले 10 जूते खरीदने होते थे, अब हम उसे 5 शूज खरीदेंगे, तो क्या हुआ, सप्लाई तो सेम है बट हमारा जो डिमांड है वो क्या हुआ, कम हो गया। ठीक, नाउ सी एक चीज, इफ डिफ्लेशन इज ड्यू टू दिस वन, मतलब अगर डिफ्लेशन इस रीजन, फर्स्ट रीजन के कारण हो तो वो इकोनॉमी के लिए खराब नहीं माना जाता है। ठीक है, क्योंकि हो सकता है कि इंडस्ट्रीज बहुत जल्दी जल्दी, इंडस्ट्री को बहुत जल्दी जल्दी कोई चीज प्रोडक्शन कर रही है, उसके कारण भी प्राइस लेवल गिर गया, उसके कारण भी ये हुआ। बट अगर लो डिमांड के कारण, सेकेंड रीजन के कारण अगर डिमांड की कमी होने लगे, किसी चीज को खरीद, जैसे हम 10 शू पहले खरीदते थे, अब हम 5 शू खरीदने लगे, तो उस सेंस में ये इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं होगा, क्योंकि डिमांड कब बढ़ता है, जब हमारे हाथ में पैसे होते हैं, हम डिजायर करते हैं कुछ खरीदने का, और उस मनी लेवल में, उस प्राइस लेवल में हम खरीदते हैं, तो उसको कहते हैं हम डिमांड, कि हमारे पास जितने पैसे हैं उसमें हम किसी चीज को खरीदने के लिए तैयार है। जब हमारे पास सप्लाई ऑफ मनी का कमी होगा तभी तो हम डिमांड कम करेंगे ना, तभी तो हम खरीदना नहीं चाहेंगे ना। तो ये कब होता है, जब इकोनॉमी ग्रो नहीं कर रहा है, इट मींस इकोनॉमी ग्रो नहीं कर रहा है, हमारे हैंड में, पब्लिक के हैंड में पैसे नहीं है, और पब्लिक के हैंड में पैसे नहीं है तो वो डिमांड कम करेगा, डिमांड कम करेगा तो इकोनॉमी, ये शो करता है कि इकोनॉमी का सिचुएशन क्या है, अच्छा नहीं। नाउ अब ये दोनों रीजन तो हो गया, एक कॉज क्या होता है ना, डिफ्लेशन में आल्सो टेक्स प्लेस इफ द इकोनॉमी रीचेज इट्स सैचुरेशन पॉइंट। अगर कोई इकोनॉमी अपने सैचुरेशन पॉइंट पे आ गई हो, सैचुरेशन पॉइंट इन द सेंस कि उनके पास जो भी वो डिजायर कर रहे हैं ऑलरेडी उनके पास है, तो क्या होता है ना, उस समय भी डिफ्लेशन आता है। मान लीजिए कोई इकोनॉमी इतना ग्रो कर गया है कि अगर कार्स है तो उसके सिटीजन के पास कार है, घर है, सब कुछ इतना है कि वो कुछ नया चीज का डिमांड, उसके पास कुछ कोई चीज का डिमांड नहीं बचा है, कोई चीज उसे खरीदना नहीं है, कोई नया चीज में इन्वेस्ट नहीं करना है, तो उस समय भी क्या होता है ना कि प्राइसेस डाउन हो जाते हैं। जब इकोनॉमी एक सैचुरेशन पॉइंट पे पहुंच जाती है और उसे कुछ नया चीज डिमांड नहीं आता है, तो क्या होगा ना, सबके पास सब कुछ है तो वो क्यों नया चीज लेंगे, इसमें भी क्या होता है, डिफ्लेशन आता है। क्योंकि फैक्ट्रीज तो उस सेंस में क्या करेंगे, अपना सप्लाई करते रहेंगे, मतलब प्रोडक्शन करते रहेंगे और डिमांड नहीं आएगा, डिमांड नहीं आएगा तो चीजों का दाम क्या होगा, कम हो जाएगा। ठीक है,
एंड नेक्स्ट, डिफ्लेशन में अकर ड्यू टू एजिंग पॉपुलेशन, मींस जिस इकोनॉमी के पॉपुलेशन का ज्यादातर भाग एजिंग पॉपुलेशन हो, मतलब बूढ़े हो, जनरली एक एज ग्रुप के बाद हम चीजों का डिमांड कम करते हैं, हम बस एसेंशियल गुड्स के साथ ही जीते हैं जनरली, तो उसमें भी क्या होता है ना, डिफ्लेशन आता है। जापान का आप केस ले सकते हैं, जापान में ऐसा ही देखा गया है, ठीक है, कि एजिंग पॉपुलेशन के कारण डिफ्लेशन आ रहा है। एजिंग पॉपुलेशन डिमांड कम करती है, डिमांड कम होने से क्या होता है, डिफ्लेशन आता है। ये तो मैंने आपको बता दिया था कैसे कैसे क्या वर्क करता है। डिमांड कम होता है, सप्लाई ज्यादा अगर होता है तो क्या होगा कि चीजों का दाम कम हो जाएगा, डिमांड कम रहेगा तो चीजों का दाम ऑब्वियसली कम होगा, और चीजों का दाम कंटिन्यूअसली अगर कम होता रहेगा तो क्या होगा, डिफ्लेशन आएगा। तो ये सारी चीजें, ये सारे रीजंस है जिसके कारण हमारे इकोनॉमी में या किसी भी इकोनॉमी में डिफ्लेशन आता है। इज दैट क्लियर? अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछिएगा, ठीक है। नाउ डिसइंफ्लेशन, डिसइंफ्लेशन और डिफ्लेशन में जनरली हम लोग क्या होते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कि दोनों एक ही है, लेकिन डिसइंफ्लेशन और डिफ्लेशन दोनों बहुत ही अलग है, ठीक है। तो डिसइंफ्लेशन क्या होता है, डिसइंफ्लेशन इज, इट इज द रिडक्शन इन द रेट ऑफ इन्फ्लेशन, जब इन्फ्लेशन के रेट में डिक्रीज हो जाए, रिडक्शन हो जाए, मतलब जिस पेस से वस्तु सेवाओं का दाम बढ़ रहा था उस पेस से नहीं बढ़ने लगे। मान लीजिए कि हर साल 10 रुपए का इंक्रीमेंट हो रहा था, 10% किसी गुड्स में इंक्रीमेंट हो रहा था हर साल, 2011 से 12, 12 से 13, 13 टू 14, हर बार क्या हो रहा था, 10% किसी चीज का के दाम में इंक्रीमेंट हो रहा था, ठीक है। बट अब वो 10% से नहीं बढ़ के 8%, 6% इस तरह से बढ़ने लगे। समझ रहे हैं आप कि वो अब 10% से नहीं बढ़ रहा है, अब वो 10% से कम में बढ़ने लगे, जो ट्रेंड था उससे कम में बढ़ने लगे, तो उसको क्या कहते हैं, डिसइंफ्लेशन। मतलब प्राइस तो राइज कर रहा है, ठीक है, प्राइस तो राइज कर रहा है, मान लीजिए 100 रुपए से 108 तो होगा, ठीक है, बट ये क्या हुआ, 8% से इंक्रीज किया। इससे पहले किससे इंक्रीज कर रहा था, 10%। जब प्राइसेस इंक्रीज करे, इन्फ्लेशन इकोनॉमी में रहे, बट जिस रेट से उसको इंक्रीज करना चाहिए था उसके उस रेट से ना बढ़ के उससे कम रेट में बढ़े, तो उसको कहते हैं हम डिसइंफ्लेशन। क्या कहते हैं, डिसइंफ्लेशन। जनरली लोग इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन और डिसइंफ्लेशन में कंफ्यूज रहते हैं, बट बोथ आर टोटली डिफरेंट। आपको समझ में आ ही गया होगा, बोथ आर टोटली, कहाँ डिसइंफ्लेशन प्राइसेस का गिरना, और कहाँ डी इन्फ्लेशन जहां प्राइसेस बढ़ रहे हैं बट जिस रेट पे बढ़ रहे हैं वो क्या है, स्लो है, ठीक है। नाउ अनदर कीवर्ड, स्टैगफ्लेशन। सी, स्टैगफ्लेशन क्या होता है, जब भी इकोनॉमी में इन्फ्लेशन होता है ना, जब भी इकोनॉमी में इन्फ्लेशन देखा जाता है तो क्या देखा जाता है ना कि इकोनॉमी में इकोनॉमिक ग्रोथ होता है, इकोनॉमिक ग्रोथ होता है, प्लस एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है जनरली। अब ऐसा एकदम आउट ऑफ कंट्रोल इन्फ्लेशन हो तो नहीं, बट जब ऐसा सिचुएशन, जब भी इन्फ्लेशन होता है तो ये माना जाता है कि इकोनॉमी में इकोनॉमिक ग्रोथ होता है और एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है, ठीक है। लेकिन स्टैगफ्लेशन क्या होता है, आप जान ही रहे होंगे। स्टैगफ्लेशन, स्टैगफ्लेशन दो वर्ड से बना है, स्टैग प्लस फ्लेशन। स्टैग क्या हुआ, स्टैग हुआ स्टैगनेंट, स्टैग क्या हुआ, स्टैगनेंट, फ्लेशन इन्फ्लेशन। तो नाम से आपको पता चल रहा है स्टैगनेंट भी और इन्फ्लेशन भी। तो क्या होता है स्टैगफ्लेशन, स्टैगफ्लेशन इज द एक्सट्रीम इकोनॉमिक सिचुएशन, अ peculiar combination of stagnant growth, ग्रोथ भी रुका हुआ है एंड इन्फ्लेशन भी ये राइज कर रहा है, ये एकदम उल्टा हो जाता है,
ये ऐसा जनरली नहीं देखा जाता, क्योंकि इन्फ्लेशन के साथ साथ क्या होता है ना, एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ता है, लेकिन यहाँ ग्रोथ ग्रोथ भी बढ़ता है। यहाँ क्या होता है ना कि स्टैग ना ग्रोथ हो रहा है और ना ही ग्रोथ नहीं हो रहा है, और क्या हो रहा है, इन्फ्लेशन कॉन्टिन्यूअसली बढ़ता जा रहा है, ठीक है। और साथ साथ क्या होता है, अनएम्प्लॉयमेंट लीडिंग टू हाई अनएम्प्लॉयमेंट, लीडिंग टू हाई अनएम्प्लॉयमेंट मीन्स कि स्टैग्नेंसी भी है इकोनॉमी में, इन्फ्लेशन भी है, और क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट भी है। देखिए, इन्फ्लेशन जब भी आता है, इट मीन्स क्या कि हमारे पास पैसे ज्यादा है। पैसे कहाँ से आएंगे भाई, जब हम एम्प्लॉयमेंट रहेगा इकोनॉमी में तब तो पैसे आएंगे ना। मनी सप्लाई हमेशा ज्यादा के कारण ना इन्फ्लेशन होता है। अगर ऐसा उल्टा होने लगे, मीन्स कि इन्फ्लेशन भी है और अनएम्प्लॉयमेंट भी है, साथ साथ इकोनॉमिक ग्रोथ भी नहीं हो रहा है, उस सिचुएशन को हम क्या कहते हैं, स्टैगफ्लेशन। क्या कहते हैं, स्टैगफ्लेशन। ये एक अजीब सा कॉम्बिनेशन होता है, स्टैगफ्लेशन, ठीक है। तो नाउ अब क्या है दूसरा कॉन्सेप्ट, रिफ्लेशन। हमने पढ़ा डिफ्लेशन, डिसइंफ्लेशन, स्टैगफ्लेशन, नेक्स्ट इज रिफ्लेशन। रिफ्लेशन क्या होता है, when inflation returns after spell of deflation thus showing growth। जब डिफ्लेशन के बाद इन्फ्लेशन आए तो उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं रिफ्लेशन। मान लीजिए डिफ्लेशन हो गया, प्राइस गिरने लगा, प्राइस गिर के डिफ्लेशन हो गया, उसके बाद फिर से जब इन्फ्लेशन होता है, फिर से जब प्राइस राइज होता है, डिफ्लेशन के बाद जो प्राइस राइज होता है उसको कहते हैं हम रिफ्लेशन। जब इकोनॉमी फिर से ऊपर जाने लगती है, जब इकोनॉमी फिर से अपने इन्फ्लेशन के दौर में आने लगती है, फिर से अपने आप को मेंटेन कर लेती है, तो उसको क्या कहते हैं हम, रिफ्लेशन। क्या कहते हैं, रिफ्लेशन। जब डिफ्लेशन के बाद इन्फ्लेशन इकोनॉमी में आता है उसे हम कहते हैं रिफ्लेशन, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है, इतने कॉन्सेप्ट ही हैं, एक दो कॉन्सेप्ट और बचा है तो मैं उसको नेक्स्ट लेक्चर में डील कर दूंगी, ठीक है। फिलिप कर्व बचा हुआ है एंड स्क्यूफिलेशन बचा हुआ है, उसे हम नेक्स्ट लेक्चर में, साथ साथ हम नेक्स्ट लेक्चर में सीपीआई, डब्ल्यूपीआई इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और अगर आपको इसका पीपीटी चाहिए होगा तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका ड्राइव का लिंक डाल दूंगी, आप वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा सारे नोट्स को, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे, थैंक यू, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक यू।